नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं वैदिक गणित। और वैदिक गणित का पार्ट 11 आज हम हल कर रहे हैं और 10 पार्ट हम इसके हल कर चुके हैं, जिसमें गुणन संक्रिया, वर्ग संक्रिया व भाग करने की 2 विधियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। जिसमें इससे पहले वाले पार्ट में हमने हल किया है सूत्र निखिलम विधि के द्वारा भाग व सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि के द्वारा भाग। आज हम भाग करने की जो विधि है वह विधि है ध्वजांक विधि के द्वारा भाग करना। ध्वजांक विधि से हम किसी भी प्रकार के भाग हल कर सकते हैं, जिसमें भाजक आधार से छोटा भी हो सकता है तो उसका भी भाग हम ध्वजांक विधि से कर सकते हैं। भाजक यदि उसके आधार से बड़ा है तब भी हम ध्वजांक विधि के द्वारा भाग कर सकते हैं। यदि भाजक और आधार के मध्य विचलन बहुत अधिक है तब भी हम ध्वजांक विधि के द्वारा भाग कर सकते हैं। सारांश यह है कि ध्वजांक विधि के द्वारा हम किसी भी प्रकार के भाग को हल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर यह देखें कि ध्वजांक विधि में हमें क्या क्या प्रक्रिया करनी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो भाजक संख्या है उस भाजक संख्या के 2 भाग किए जाते हैं। एक भाग को बोला जाता है मुख्यांक और एक भाग को बोला जाता है ध्वजांक। यदि 2 अंकों का भाजक है तो इकाई के अंक को ध्वजांक मान लिया जाता है और शेष बचे अंक को माना जाता है मुख्यांक। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास 97 है तो इसमें हमारे पास ध्वजांक हो जाएगा 7 और मुख्यांक हो जाएगा हमारे पास 9। क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट हम मान रहे हैं, एक ध्वजांक और एक मुख्यांक। अंक भी हमारे पास 2 हैं तो एक अंक इकाई से हो जाएगा ध्वजांक और दूसरा अंक हो जाएगा मुख्यांक। जब 2 अंक हमारे पास में हो तो उस स्थिति में ध्वजांक और मुख्यांक मानने में कोई समस्या नहीं है। यदि भाजक में हमारे पास 3 अंक हो या ज़्यादा अंक हो तो उस स्थिति में हम इकाई के अंक को ध्वजांक माने, यह कोई ज़रूरी नहीं है। ध्वजांक के लिए हम 2 अंकों का उपयोग भी कर सकते हैं। अर्थात यहाँ 9 ध्वजांक हो सकता है और 19 भी ध्वजांक हो सकता है। यदि 9 को ध्वजांक लेते हैं तो शेष बचे अंक जो हो गए हमारे पास 11, वो बन जाएंगे मुख्यांक। यदि 19 को हम ध्वजांक लेते हैं तो शेष बचा अंक 1, वो 1 क्या हो जाएगा उसका मुख्यांक। तो अब हम किस प्रकार से समझे कि हमें ध्वजांक 1 अंक लेना है या 2 अंकों का लेना है। तो उसके लिए हमें यह ध्यान देना है कि जब हम ध्वजांक विधि के द्वारा भाग की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो उस स्थिति में भाग देने के लिए हमारे पास जो संख्या होगी वो संख्या मुख्यांक होगी। अर्थात हमें संख्या में भाग जो देना है अब मुख्यांक का देना है। तो अब हमारे पास आपको सुविधा ये देखनी है कि जो मुख्यांक आप मान रहे हो वो भाग देने के लिए आपके अनुसार सरल है या हार्ड है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमारे पास में है 8, 7, 9, अर्थात किसी संख्या में 879 का भाग देना है। तो इस स्थिति में यदि 9 को ध्वजांक माना जाता है तब हमारे पास मुख्यांक जो होगा मुख्यांक हो जाएगा 87। तो जब भी किसी प्रश्न में अब हम भाग दे रहे हैं 879 का, तो अब हमें भाग देने के लिए 87 का उपयोग करना है। तो इस स्थिति में 87 का भाग देना अगर आपके लिए आसान है तो आप 87 को मुख्यांक मान सकते हैं और ध्वजांक कितना मान सकते हैं 9। लेकिन यदि इसी टॉपिक को हम इस प्रकार से लें कि 8, 7, 9 है तो उसमें हम 2 अंकों को यदि ध्वजांक मानते हैं, अर्थात 79 हमारे पास ध्वजांक होता है तो मुख्यांक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस स्थिति में मुख्यांक हो जाएगा 8। तो अब 879 का जिस संख्या में भाग देना है तो उसमें भाग देने के लिए हमारे पास कौन सा अंक पर्याप्त होगा, 8 होगा। तो किसी भी संख्या में भाग देने के लिए 87 से ज़्यादा सरल क्या होगा, 8 होगा। तो इस स्थिति में सरल हमारे पास क्या पड़ रहा है, ध्वजांक के लिए 2 अंक काम में ले जाएं और मुख्यांक के लिए 1 अंक काम में लिया जाए। तो इस प्रकार से आपको ध्वजांक और मुख्यांक का उपयोग करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ध्वजांक के लिए सिर्फ इकाई का ही अंक उपयोग में लें, 2 अंकों का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास मुख्यांक जो है वो भाग देने के लिए सरल होता है तो उस स्थिति में आप उसके अनुसार ध्वजांक का चयन करेंगे। तो
अपनी सुविधा के अनुसार आप दवजांक और मुख्यांक का चयन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास सिर्फ 2 ही अंक हों तो उसमें एक आपकी इकाई का अंक दवजांक हो जाएगा और दहाई का अंक जो होगा वो क्या बन जाएगा, मुख्यांक बन जाएगा। तो अब किस प्रकार से दवजांक और मुख्यांक का भाग विधि में उपयोग करना है वो हम एक क्वेश्चन नंबर 1 लेके करते हैं, और किस प्रकार से इसको प्रक्रिया कंप्लीट होगी वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस प्रकार से 3 खंड हम बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास भागफल होगा और इस कॉलम में प्राप्त होने वाली संख्या क्वेश्चन का फाइनल शेषफल होगी। प्रथम जो भाग होगा उस प्रथम भाग में आपको यहाँ पर लिखना है दवजांक और नीचे लिखना है आपको मुख्यांक। तो यहाँ पर हमारे पास भाजक है 87, तो इसमें 2 ही अंक हैं, तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारे पास दवजांक और दहाई का अंक हो जाएगा मुख्यांक। इसको हम थोड़ा इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि दवजांक में आपने जितने अंक लिए हैं उतने ही अंक भाज्य के इकाई के अंक से तृतीय भाग में व्यवस्थित करने हैं। तो दवजांक में 1 अंक है तो यहाँ भाज्य का 1 अंक लेंगे, वो कितना होगा 5, और वो लिखा जाएगा तीसरे खंड में। शेष बचे जो अंक हैं वो आपके मध्य भाग में आपको ऐसे कैसे उतारने, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 8, 7। इस प्रकार से अंकों को हम व्यवस्थित कर लेते हैं और अब हमारे पास जो हम प्रक्रिया काम में लेंगे उसको हम कुछ चरणों में कंप्लीट करते हैं। तो अब इस प्रक्रिया में हमें मुख्यांक का भाग देना है। एक एक अंक आप यहाँ से काम में लेंगे और उस एक एक अंक में हमें भाग देना है। अब किसका, मुख्यांक का। तो हमारे पास 8 का भाग देंगे हम सबसे पहले किसमें, 9 में। यदि एक अंक में भाग नहीं जाता है तो 2 अंकों को शामिल करके उसमें भाग दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास 9 में भाग जा रहा है तो सबसे पहले हम 9 में भाग देंगे कितने का, मुख्यांक का, अर्थात 8 का। तो 9 में यदि हम 8 का भाग देते हैं तो उस स्थिति में भागफल जो हमें प्राप्त होगा वो भागफल प्राप्त होगा कितना, 1, क्योंकि 8 का भाग 9 में 1 ही बार जाता है। और शेषफल कितना बचेगा, साधारण तरीके से यदि हम इसको हल करते हैं तब हमारे पास 9 में यदि 8 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बच गया, 1। तो शेषफल हमारे पास 1 प्राप्त हो रहा है। तो अब हमारे पास भागफल जो प्राप्त हो रहा है उसको जिसमें भाग दिया उसके सीधे में नीचे लिख दीजिए कितना, 1। शेषफल हमारे पास जो बच रहा है उसको जिसमें भाग दिया उससे आगे वाले अंक के थोड़ा नीचे लिखना है। तब इस स्थिति में अब हमारे पास जो नया भाज्य होगा वो हो जाएगा कितना, 1 और 8 को मिला के जो संख्या पाने को दिख रही है वो हो जाएगी 18। तो वो होगा एक तरह से इस चरण का नया भाज्य। लेकिन हमें इस भाज्य में भाग नहीं देना है, इसका एक नया भाज्य निकालना है जिसको कहा जाता है संशोधित भाज्य। तो नया भाज्य कितना हो गया, 18। हमें अब आगे वाले चरण के लिए निकालना है संशोधित भाज्य। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य ज्ञात करने का जो तरीका होगा वह होगा नया भाज्य माइनस प्रथम भागफल, और इस भागफल को गुणा करना है दवजांक से। इन दोनों को गुणा करना है, अर्थात एक को गुणा करना है कितने से, दवजांक से। तो दवजांक का क्या उपयोग होगा, भागफल को गुणा करने के काम आएगा और मुख्यांक का हमें भाग देना है। तब हमारे पास संशोधित भाज्य ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा नया भाज्य जो 18 है माइनस भागफल गुणा दवजांक कितना है, 7। हल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 और बराबर कितना हो गया, 11। सेकंड स्टेप हमें इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। तब हमें भाग देना है कितने में, 11 में। तो यहाँ सेकंड स्टेप हो जाएगी 11 में भाग देना है कितने का, 8 का। यही प्रक्रिया अब हमें प्रत्येक पॉइंट तक करनी है जब तक कि अंतिम अंक के पास में अंक नहीं पहुंच जाता है, तब तक हमें भाग की प्रक्रिया अपनानी है। तब हमारे पास भागफल कितना प्राप्त होगा, भागफल बराबर 8 का भाग हम 11 में देंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ दे सकते हो आप, 11 में 8 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 ही बार जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 3। तो आप ये रफ कॉपी में हल करके इसको देख सकते हैं। तो भागफल आ जाएगा 1 और शेषफल हमारे पास आ जाएगा कितना, 3। तो नेक्स्ट लिख दीजिए, 18 वाला भाज्य लिया था तो इसके नीचे भागफल आ जाएगा 1,
शेषफल जो 3 बचा वो अब आगे वाले अंक के पास में आ जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा हमारे पास कितना 3। तो अब नया भाज्य कितना बच जाएगा 37। यहाँ पर आ जाएगा नया भाज्य बराबर हो जाएगा कितना 37। लेकिन हमें ज्ञात करना है संशोधित भाज्य। तब संशोधित भाज्य हमारे पास में आ जाएगा, संशोधित भाज्य बराबर क्या था, नया भाज्य कितना है 37 माइनस भागफल। अब नया भागफल कितना है 1, गुणा करना है कितने से, धवजांक से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 बराबर 37 माइनस 7 बराबर कितना आ गया 30। तो अब हमें भाग देना है कितने में 30 में। तो थर्ड स्टेप हमारे पास में आ जाएगी कि 30 में भाग देना है कितने का, अब हमें 8 का। वही प्रक्रिया 30 में भाग देंगे 8 का तो 3 बार जाएगा, 8 को गुणा करेंगे 3 से तो 24 आ जाएगा। तो भागफल हमारे पास में आ जाएगा बराबर 3 और शेषफल हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा, तो 24 घटा दीजिए 30 में से, तो हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा 6। भागफल को उतारना है अब हमारे पास 37 के नीचे, तो हमारे पास भागफल आ जाएगा 3। शेषफल जो हमारे पास आया वो आ जाएगा नए अंक के पास में, तो हमारे पास नया अंक 6 है, तो यहाँ इसके पास में आ जाएगा। तो नया भाज्य क्या बना 6 और 6 मिल जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 66। यहाँ हो गया नया भाज्य बराबर हो जाएगा 66। नेक्स्ट अभी संशोधित भाज्य निकालना है, इसलिए संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य 66 माइनस भागफल कितना है 3, धवजांक से गुणा करेंगे, धवजांक फिक्स चल रहा है 7, हल कर लीजिए तो हमारे पास में यहाँ पर 66 आ गया, माइनस 7 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास 21 आ गया। 66 में से 21 को उठा दीजिए तो आप हमारे पास में कितना आ जाता है, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो नया संशोधित भाज्य कितना आ गया 45 आ जाता है। आपको तब तक भाग करना है जब तक कि यहाँ पर अंतिम अंक के पास में संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो एक बार प्रक्रिया और हमें हल करनी है। तो 45 में भाग देना है अब हमें कितने का 8 का। तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो 5 बार भाग जाएगा तो भागफल आ जाएगा हमारे पास 5। 40 आ रहा है, 40 को घटाएंगे 45 में तो हमारे पास में बच जाएगा कितना 5। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास 5। तो शेषफल भी 5 है और भागफल भी कितना है 5। तो वहाँ संख्या पुट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास 66 नया भाज्य था, तो इसके नीचे हमारे पास भागफल कितना आ रहा है 5, वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ। तो हमारे पास 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो अंतिम अंक के पास में संख्या आ चुकी है, तो इसलिए हमें भाग करने की प्रक्रिया ख़त्म करनी है। और इस स्थिति को हल करने पर जो संशोधित भाज्य हमें प्राप्त होगा वह संशोधित भाज्य इस भाग का अंतिम शेषफल होगा, अर्थात जो संशोधित भाज्य हमें प्राप्त होगा वही इसका फाइनल शेषफल होगा। तो इस स्थिति में हम शेषफल ज्ञात कर लेते हैं उसी तरीके से। तो अब हमारे पास नया भाज्य कितना हो जाएगा 55। तो नया भाज्य हमारे पास में आ जाता है 55। तो संशोधित भाज्य क्या होगा हमारे पास में, नया भाज्य 55 माइनस भागफल कितना है इस स्थिति का 5 और धवजांक कितना चल रहा है 7 बराबर। अब हमारे पास जो होगा यह संशोधित भाज्य जो होगा वही इस प्रश्न का क्या होगा अंतिम शेषफल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 55 माइनस यहाँ पर हो गया है हमारे पास 35 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 20। तो अंतिम शेषफल कितना होगा हमारे पास 20। तो इसलिए फाइनल अब हमारे पास जो भागफल होगा तो भागफल वाले कॉलम से ज्ञात कर लेंगे। तो भागफल बराबर और शेषफल बराबर जो 20 और भागफल शेषफल को लिख देंगे हम यहाँ शेषफल वाले कॉलम में और भागफल हमारे पास में है 11/35। यहाँ आ जाएगा 11/35। तो फाइनली हमारे पास भागफल आ जाएगा 1135 और शेषफल हमारे पास प्राप्त होगा 20। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4 5 में भाग देना है 91 का। अब भाजक में 2 ही अंक हैं, तो इस स्थिति में इकाई का अंक हो जाएगा धवजांक और दहाई का अंक हो जाएगा मुख्यांक। तो धवजांक में हमारे पास में आ जाएगा 1 और मुख्यांक हो जाएगा हमारे पास 9। अब हमें देखना है कि धवजांक में कितने अंक हैं 1।
तो भाज्य का इकाई के अंक से एक अंक आ जाएगा आपके तृतीय भाग में। तो आपके पास एक अंक इकाई का हो गया 5, तो तृतीय भाग में आ जाएगा यहाँ पर 5, शेष बचे अंक आ जाएंगे मध्य भाग में। तो 1, यहाँ 2, 3 और 4। तब हमें भाग देना है कितने का, 9 का। सबसे पहले भाग देंगे कितने में, 1 में। तो 1 में 9 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर एक अंक को और शामिल कर लेंगे। तो अब हमारे पास भाज्य कितना हो जाएगा, 12। और वही स्टेप हमें यहाँ पर प्राप्त करनी है, हर चरण में वही प्रक्रिया हमें अपनानी है। तब 12 में भाग देना है 9 का, तो 9 का भाग 12 में एक ही बार जाएगा, इसलिए भागफल आ जाएगा हमारे पास 1। तब एक बार जा रहा है तो हमारे पास में 12 में से घटा देंगे कितने को, 9 को। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। रफ कॉपी में आप भाग दे के देख सकते हैं कि कितना हमारे को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर 9 का भाग एक बार जाएगा, शेषफल कितना बच गया हमारे पास, 3। तब भागफल को लिख देंगे यहाँ पर, 12 में भाग दिया तो 12 के नीचे लिख देंगे। यहाँ पर 1 और 2 अंक काम में आ चुके हैं। तब हमारे पास शेषफल जो होगा वो लिखा जाएगा 3 के पास में। तब हमारे पास नया भाज्य बन जाएगा 3 और 3 अर्थात 33। हमें ज्ञात करना है संशोधित भाज्य। तरीका क्या था, नया भाज्य कितना है 33 माइनस भागफल। तो इस स्टेप का भागफल कितना है 1 और दवजांक कितना है 1, गुणा कर देंगे 1 से। तब हमारे पास में आ जाएगा 33 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 32। तब हमें भाग देना है दूसरे स्टेप में कितने में, 32 में। तब हम 32 में भाग दे देंगे कितने का, 9 का। तो इस स्थिति में भागफल हमारे पास जितना प्राप्त होगा वो लिख लीजिए और लिख लीजिए आप शेषफल। वही पॉइंटों को आपको बार बार रिपीट करना है। तो 9 का भाग हम 32 में देंगे तो 9 का भाग 3 बार जाएगा, 9 तिया 27। तो 3 बार हमारे पास यहाँ जाएगा, 27 प्राप्त होता है। 32 में से 27 को घटाएंगे तो हमारे पास में कितना प्राप्त होगा, 5। वैल्यू रख लीजिए। तो हमारे पास भागफल 3 है। तो यहाँ पर इस संख्या को कहाँ मिल गया, तो हमारे पास यहाँ जाएगा यहाँ पर 3। यहाँ 3 के आगे वाले अंक के पास में आपको शेषफल दर्शाना है। तो हमारे पास कितना है 5, तो 5 आ जाएगा 4 के पास में। तो नया भाज्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 54। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नया भाज्य बराबर कितना हो जाएगा 54। हमें ज्ञात करना है संशोधित भाज्य। तो संशोधित भाज्य बराबर हमारे पास में आ जाएगा नया भाज्य कितना है 54 माइनस इस स्टेप का भागफल कितना है 3 और दवजांक कितना है 1। तब हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 54 माइनस 3 को गुणा कर देंगे। तब हमारे पास में आ जाएगा कितना 51। नेक्स्ट प्रक्रिया में हम भाग देंगे 51 में। थर्ड स्टेप हमारे पास में आ जाएगी। अब 51 में भाग देना है 9 का, तो हमारे पास भागफल प्राप्त होगा 45 हमारे को प्राप्त हो रहा है। 51 में से 45 घटाएंगे तो शेषफल हमारे पास में आ जाएगा कितना 6। शेषफल हमारे पास कितना आ गया 6। भागफल और शेषफल को हम वहाँ उतार लेंगे। तो भागफल हमारे पास में आ रहा है 5, वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा नए भाज्य के नीचे, और शेषफल हमारे पास आएगा वो आगे वाले अंक के पास में। तो अंतिम अंक के पास में आपकी संख्या प्राप्त हो चुकी है। तो इस स्थिति में जो हमारे पास संशोधित भाज्य होगा वह फाइनल इसका शेषफल होगा। तो नया भाज्य कितना हो गया हमारे पास 65। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नया भाज्य 65। अब हमें निकालना है संशोधित भाज्य, और यह संशोधित भाज्य जो होगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल अंतिम शेषफल होगा। नया भाज्य 65 माइनस इस स्टेप का भागफल गुणा दवजांक 1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 65 माइनस 5। तब अंतिम शेषफल हमारे को प्राप्त हो रहा है 60, जिसे हम लिख देंगे यहाँ पर शेषफल वाले कॉलम में। फाइनल भागफल होगा हमारे पास 135। तो भागफल हो गया 135 और शेषफल हमारे पास में प्राप्त हुआ है कितना 60। तो यह हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी दवजांक विधि से कंप्लीट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि संशोधित भाज्य जो आपको प्राप्त होगा वह कभी भी ऋणात्मक नहीं लेना है। यदि आपको यहाँ ऋणात्मक संशोधित भाज्य प्राप्त होता है तो यह प्रक्रिया आपकी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास जो भागफल प्राप्त हो रहा है नेक्स्ट प्रक्रिया में आपको एक भागफल कम लेके इस प्रक्रिया को हल करना है।